हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें हमने बहुत पोर्शन डिस्कस कर लिया है। कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और उन सब का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड फिजन, बॉन्ड का टूटना। मतलब बॉन्ड कैसे टूटेगा। मतलब बॉन्ड जो उसकी ब्रेकिंग होती है या फिजन होता है, बेसिकली दो तरह का होता है, एक होमोलिटिक फिजन, एक हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का तो कोई भी बॉन्ड, यदि कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, थोड़ा सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। यही बात यहाँ फिजन में सिंगल बॉन्ड क्या करेंगे। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्म जो होते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म हुआ है। यानी जो जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, उन दोनों एटम ने उस बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। जब होमोलिटिक फिजन होगा तो क्या होगा, वो दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो होमोलिटिक फिजन के फलस्वरूप फॉर्म होता है हमेशा फ्री रेडिकल्स। क्या फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल्स। और होमोलिटिक फिजन जो इनिशिएट किया जाता है वो जाता है सनलाइट, हीट या फिर फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो होते हैं उनके द्वारा होमोलिटिक फिजन इनिशिएट किया जाता है। दूसरा है आपका हेटेरोलिटिक फिजन। उसमें क्या होता है, उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के पास दो के दोनों चले जाते हैं, इसीलिए वो बन जाता है आपका न्यूक्लियोफाइल। जबकि दूसरा पार्ट बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। यानी कार्बन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसे कार्बेनायन बोलते हैं, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका बॉन्ड फिजन? ऑर्गेनिक रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और नए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वो रिएक्शन कहलाती है ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। किसका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का। और बॉन्ड फॉर्मेशन किसका होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का। ऐसे एक सिंपल सा रिएक्शन दिखा है। ये आपका सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट है CH3 होना चाहिए बेटा इसको, CH3 CH2Br OH। ये आपका रिएजेंट है, हाइड्रोक्साइड है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, इसने क्या किया, Br को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी जो कार्बन ब्रोमीन के बीच बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो रिएक्टेंट ने जब रिएजेंट से रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट फॉर्म किया। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड फिजन। जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट बॉन्ड की, उसे कहते हैं बॉन्ड फिजन, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड फिजन। और दो तरह का होता है। पहला आता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? होमो मतलब होता है सिमिलर, होमो मतलब सिमिलर, यानी आपका क्या होगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला है वो दोनों के पास आएगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिसिस क्या है? दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नोन एज फ्री रेडिकल। होमोलिसिस या होमोलिटिक फिजन से हमेशा फ्री रेडिकल स्पीशीज फॉर्म होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या फिर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा देखिए, ए और बी एटम आपके उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म है तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है शेयरिंग में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ए के पास है, हाफ एरो का मूव मतलब मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। फुल आपका एरो दिखा रहा है तो मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाफ एरो मूव किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। तो ये ए फ्री रेडिकल हो गया, ये बी फ्री रेडिकल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हुआ। थोड़ा याद रखिए। और इस रिएक्शन को इनिशिएट किसने किया? या तो HNu मतलब सनलाइट, या फिर पेरोक्साइड, या फिर हीट। याद रखिए आपका ये मेथड है, हमने इसको CH3CH में दिखा रखा है। ये आपका इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, और जब होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन H के पास आएगा। फॉर्मेशन क्या हुआ? मेथिल फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। तो होमोलिटिक फ्यूजन से हमेशा फ्री रेडिकल या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला देखिए, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन गिव्स फ्री रेडिकल एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इसमें वो हमेशा फ्री रेडिकल्स होते हैं। और रिएक्शन इज फॉलो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। जिस रिएक्शन में होमोलिसिस होती है वो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। जहां भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। अगला आता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन बात हेटेरो मतलब वाला है डिसिमिलर, यानी सीधी बात है, एक के पास दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे के पास से क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन सच अ वे that one species कौन सी less electronegative जो होगी loss its sharing electron and other species which is more electronegative gain both the electron। A और B दिखाया गया। इसमें क्या है आपका? A आपका more electronegative और B less electronegative। ये जो दो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन शेयर करें, दोनों इसके पास जाएंगे तो ए नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो ये हो गया ए नेगेटिव और ये वाला क्या होगा, बी पॉजिटिव। जो नेगेटिव स्पीशीज उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो पॉजिटिव उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास है। If a positive charge present on carbon, then it's known as कार्बोकैटायन। यदि यहाँ ये जो आपका बीच स्पीशीज है वो कार्बन होगा, उसमें पॉजिटिव होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कार्बोकैटायन। क्या कहलाएगा बेटा, कार्बोकैटायन। और if negative charge present on carbon, then it is known as कार्बेनायन। और यदि जो आपका ए है वो आपका कार्बन हो तो क्या कहलाएगा, कार्बेनायन कहलाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर तो कार्बोकैटायन और नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बेनायन। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके अपने अब हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्वेश्चन कैसे आते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर के आते हैं। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखा रहेगा या कभी कभार उसके कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सब पे क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं कि किस रिएक्शन में कौन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, वो सब हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग रिएक्शन डिस्कस करते रहेंगे और आपको हर रिएक्शन में जो मैकेनिज्म फॉलो करेंगे उसको बताएंगे और उसका क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो भी बताएंगे। तो हमें करना है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बेटा, क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट? दे आर जनरेटेड बाय द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, the breaking of covalent bond of the substrate they are short-lived स्पीसीज कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होते हैं। आर हाईली रिएक्टिव। कौन कौन से बेटा हमें जो डिस्कस करना है, ए कार्बोकैटायन, बी कार्बेनायन, सी फ्री रेडिकल, डी कार्बीन, ई बेंजाइन और एफ इतने रिएक्टेंट इंटरमीडिएट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन और नाइट्रीन। बट आपको मैं बता दूं फिर से कि हम इनका सिर्फ और सिर्फ कैसे फॉर्म होते हैं वो डिस्कस करेंगे और इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करेंगे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी या ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे। जहां पर भी ये रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे इनके बारे में डिटेल में बात वहीं होगी। यहाँ हम इसके डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, खासतौर से इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन स्टेबल ज्यादा है, कौन स्टेबल कम है, और उसके बाद थोड़ा जनरल प्रॉपर्टीज और बाकी डिटेल्स। इनका फर्दर डिटेल्स जो है वो हम लोग जहां भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जहां ये फॉर्मूला होगा वहां उसके बारे में बाकी डिटेल हम लोग वहीं ऑन द स्पॉट पढ़ेंगे। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग ये करके डिस्कस करेंगे। इसे कॉपी कर लीजिए।
इधर बेटा कॉपी हो गया क्या ना? बस आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें, तो जो आपको प्रॉपर्टीज है, कौन कौन फॉर्म होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, थोड़ा आपको याद रहनी चाहिए। ये पता रहता है तो सेक्शन समझना आसान हो जाता है कि होमोलैटिक फिजन क्या होता है, हेटेरोलैटिक फिजन क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पूछता है। तो पहला हम लोग कर रहे हैं ए, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन characteristics of carbocation, characteristics of carbocation except vinyl carbocation, characteristics of carbocation except vinyl carbocation या vinyl carbocation, क्या है बेटा characteristics? They have 3 bond pair. They have 3 bond pair. They have 3 bond pairs with empty p orbital. Its hybridization का बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन से पूछा था है, is sp2। अक्सर पूछा गया है कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो उसमें कितने बॉन्ड पेयर होंगे या कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। क्या होता है बेटा sp2। शेप इसका होता है, शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका है ट्राइगोनल प्लेनर। इट इज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इट इज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इट इज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल formed by heterolytic bond fission, formed by heterolytic bond fission, react with nucleophile। इतनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बोकैटायन की जो आपको याद रखनी है। क्या रखनी होगा? एक्सेप्ट वैनिल कार्बोकैटायन, दे हैव 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एम्प्टी p orbital, hybridization sp2, shape trigonal planar, it is charged electrophile, formed by heterolytic bond fission और react with nucleophile। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बात करें आगे स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें। से कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। अब हम कार्बोकैटायन जितने भी फॉर्म होते हैं सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, ये भी थोड़ा आपको मेंट करेंगे ताकि आपको बाई चांस पूछ ले क्यों स्टेबल है तो आप बता सकें। कॉपी कर लो इसको। तो हम लोग डिस्कशन की थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होगा इसलिए पूरा बोर्ड में लेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का मैं लिखने जा रहा हूँ। रीजन भी लिखूंगा कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन
स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ट्राईसाइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन। ध्यान रखिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। फिर उसके बाद है आपका ध्यान रखिए इसके बाद आपका है प्रोपाइलियम आयन। इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइलियम आयन की स्टेबिलिटी इक्वल टू लगभग बराबर होती है या थोड़ा ज्यादा होती है, इक्वल या बराबर। फिर इसके बाद क्यों होता है ये? क्योंकि ये एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। ठीक। फिर आपका ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन C6H5 ट्रायस C पॉजिटिव, C6H5 ट्वाइस CH पॉजिटिव, C6H5 CH2। फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 एलिल कार्बोकैटायन। यहाँ भी वही बेटा कुछ बुक्स में इक्वल टू और ग्रेटर देन दिया है, तो ग्रेटर देन साइन दिया साइन ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एलिल और बेंजिल कार्बोकैटायन का होता है। फिर उसके बाद टर्शियरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन और उसके बाद CH3 मेथिल कार्बोकैटायन। और सबसे कम स्टेबल होता है वेनिल कार्बोकैटायन। कौन सा? वेनिल कार्बोकैटायन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। सबसे लीस्ट स्टेबल ये क्यों? यहाँ पर होता है ड्यू टू बनाना बॉन्ड, ड्यू टू बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यू टू बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे अधिक स्टेबल ये होता है। उससे कम स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये क्यों एरोमेटिक है? यहाँ क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 10। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, कितना होगा? 10। यहाँ पर कितना होगा? 7। यहाँ पर 4। इसके बाद में क्या? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस आई पावर ज्यादा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ ज्यादा बनेंगे। प्लस आई पावर उससे कम, हाइपर कॉन्जुगेशन कम, प्लस आई पावर कम, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कम। इन दोनों में ये sp2 ऑर्डाइज और ये क्या है? sp ऑर्डाइज है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई, ये sp2 ऑर्डाइज होगा और ये वाला क्या होता है? sp। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें बहुत सारे है, इसलिए लीस्ट स्टेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, आपको ऑर्डर याद रखना है। ये भी ध्यान रखना है कौन स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, क्यों स्टेबल ज्यादा कम है ये भी मैंने आपको बता दिया। कॉपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हम पढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा? कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, फिर कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले, नेक्स्ट।
नेक्स्ट आपका है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या है बेटा? एल्किल कार्बेनाइन, एल्किल कार्बेनाइन carries 3 bond pair and 1 lone pair। यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। एल्किल कार्बेनाइन में क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान रखिए, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड शेप पिरामिडल शेप, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। पिरामिडल शेप और क्या ध्यान रखना है? एलिल एंड बेंजिल कार्बेनाइन is almost planar, almost बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन होता है, तो डीलोकलाइजेशन का तो ऑलमोस्ट प्लेनर रहता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइड। लेकिन ध्यान रखिए, हमने कहा किसके लिए? एल्किल, वो होता है एलिल और बेंजिल के लिए, एल्किल के लिए नहीं। we have as charged nucleophile, बहुत ध्यान रखिए बेटा। कार्बोडाइन था चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और ये है चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अगला पॉइंट डायमैग्नेटिक होता है, कंफ्यूजन मत रखिएगा कि पैरामैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक formed by heterotic fission, और react with electrophile, इलेक्ट्रोफाइल। इतनी प्रॉपर्टीज आपको एल्किल कार्बेनाइन या कार्बेनाइन की आपको ध्यान रखनी है। इतनी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रहेगी तो क्वेश्चन कार्बेनाइन में वही पूछा जाएगा, तो आप कर लेंगे। फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। हम लोग कुछ इसमें और पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा। अब कुछ हम लोग एल्किल कार्बोनाइन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हमने बहुत जगह डिस्कस की, क्योंकि हम लोगों ने हाइपरकॉन्जुगेशन पढ़ा तो वहाँ भी बात हुई, लेकिन कार्बोनाइन की डिस्कस नहीं हुई, तो हम लोग इसमें कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, CH3 CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C। इन तीनों में पूछा जाए बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो देखिए पहले हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज, ये sp2 पर है और ये sp पर। कैसे काउंट करते हैं बेटा? बॉन्ड काउंट करिए, नेगेटिव चार्ज काउंट करते हैं। sp1 दो बॉन्ड लगा p2 p3, इसमें sp1 एक बॉन्ड लगा p2 sp1 sp हो गया। तो इधर से इधर क्या हो रहा है? परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो इससे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है? स्टेबिलिटी भी इंक्रीजेस। तो स्टेबल सबसे देखिए होगा
फिर ये होगा। अगला पॉइंट स्टार्ट CH3 माइनस CH2 माइनस Br CH2 माइनस Cl CH2 माइनस और F CH2 माइनस। थोड़ा देखिए, आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और इससे उससे कम। तो क्या हो जा रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है -I power of halo group increases stability of कार्बेनाइन। क्यों बेटा इंक्रीज करेगा? क्योंकि देखिए ये सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम होगा। जब नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम होगा तो आपको पता है चार्ज जब भी कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट सबसे ज्यादा कम होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ऑर्डर स्टेबिलिटी का क्या होगा, ये होगा। क्या होगा, कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों में CH3O CH2 और CH3S CH2, इन दोनों में आपसे पूछा है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो तुम्हारी स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जिससे क्या होगा, इसमें यह डी लोकलाइज होता है, उसका नेगेटिव चार्ज क्या होता है, उसमें डी लोकलाइज सकता है, उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डी लोकलाइज हो सकता है। ठीक है, डी लग सकता है। तो यहाँ इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल सल्फर में अवेलेबल होंगे, लेकिन ऑक्सीजन में अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर डी लोकलाइज नहीं होगा। जब डी लोकलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, जब डी लोकलाइज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और देखिए इस तरह आपका है CH2 NH2 और CH2 TH2 में स्टेबल ज़्यादा कौन होगा, ये होगा। वहाँ रीजन वही है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, डीलोकलाइज क्या होता है बेटा, डीलोकलाइज होता है। CH2 डबल बॉन्ड PH2 CH2 डबल बॉन्ड PH2 यहाँ डीलोकलाइज होता है, तो क्या हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन फास्फोरस इन सल्फर। सल्फर में वैकेंट डी होता है, इसीलिए ये डीलोकलाइज है, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फास्फोरस में वैकेंट डी होता है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अपनी क्या होता है, उसको वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, नाइट्रोजन की 3 ही हो सकती है, लेकिन फास्फोरस की वैलेंसी अपनी वो एक्सटेंड करके 5 तक ले जा सकता है। इसीलिए वह नेगेटिव चार्ज को वैकेंट डी ऑर्बिटल में या फिर अपने जो खाली अपना ऑर्बिटल होगा उसमें क्या करता है, डीलोकलाइज कर सकता है, स्टेबिलिटी इनहांस कर देता है, स्टेबिलिटी इनहांस कर देता है। और देखिए नोट करके लिखिए, if C double bond O NO2 Cl group present on carbanic carbon, then they increase stability by resonance
रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। रेजोनेंस स्टेबिलिटी करते हैं बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं देखिए बात करते हैं। यानी क्या कह रहा है, इफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, साइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वह कहां प्रेजेंट हो, कार्बन यानी कार्बन पर प्रेजेंट हो, तो वो स्टेबिलिटी कार्बन आयन की बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखिए बेटा, देखिए चार्ज जो भी होगा, जितना उसका चार्ज कम होगा उतना ही स्टेबल होगा। डिलोकलाइज का मतलब क्या होता है, उसको क्या किया बेटा भाई, लोकलाइज चार्ज स्टेबिलिटी कम, डिलोकलाइज चार्ज स्टेबिलिटी ज्यादा। चलिए देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है थोड़ा, क्योंकि यह डिलोकलाइज हो सकता है इसलिए इसने क्या किया, स्टेबिलिटी को इनहांस कर दिया। क्या किया, स्टेबिलिटी को इनहांस कर दिया। स्टेबिलिटी क्या किया, इनहांस कर दिया। स्टेबिलिटी क्या किया बेटा, इनहांस कर दिया। डिलोकलाइजेशन से उसने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसी की बात करेंगे। और इधर कॉपी कर लिया, इधर कॉपी कर लिए, फिर हम बनाए कॉपी कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट है ये, कॉपी कर लीजिए। ठीक, तो हम बात करते हैं कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। सारे कार्बन आयन में हम डिस्कस करेंगे तो उसके हिसाब से स्टेबिलिटी होगी। अगर साइक्लोप्रोपिल कार्बन आयन नहीं होता है, वो स्टेबल नहीं होता कभी, इसलिए उसकी बात कभी नहीं करना है आपको। क्या सोचेंगे कि वहाँ साइक्लोप्रोपिल मेथिल कैटायन होता है, कार्बन आयन नहीं होता है। ठीक है, सबसे अधिक स्टेबल आपका होगा क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक है। और एरोमेटिक क्यों बेटा, रिंग पर है। इसके बाद होता है आपका C6H5 C ट्राइफेनिल कार्बन आयन, फिर C6H5 CH-, फिर C6H5 CH2-, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 L कार्बन आयन, फिर उसके बाद एसिटिल CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C-, उसके बाद वेनिल कार्बन आयन, उसके बाद एल्किल कार्बन आयन। और एल्किल कार्बन आयन ऑर्डर क्या होता है, यहाँ ऑर्डर होता है CH3- सबसे अधिक स्टेबल, फिर RCH2, रीजन वही होगा क्योंकि प्लस आई ग्रुप ज्यादा होगा, तो प्लस आई ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन नशी देगा, तो नशी देगा तो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, जब और बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी घटाएगा। RCHR और टर्चरी कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल होता है। टर्चरी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये बेटा, क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक ये सब भी हैं, लेकिन आपका एक ही कार्बन है और ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है वह एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। वो एरोमेटिक यानी 4n+2 पाई का पार्ट है नेगेटिव चार्ज, इसीलिए क्या होता है, यह आपका सबसे अधिक स्टेबल है। कंफ्यूज मत होइए, इसकी स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है, तो नहीं कंफ्यूज। ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये देन और ये। तो आज याद रखते हैं, आपको मैंने 2 कार्बन आयन पढ़ाए, 2 रिएक्शन पढ़ाए, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पूछे जाते हैं ऑर्डर अक्सर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ताकि आप कर सकें आसानी से। तो लेक्चर कैसा लगा बेटा, कमेंट में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा GOC का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें जो बचे हुए कार्बोकेटायन है वो हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो बचे हुए रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। गुड है, थैंक यू।